हेलो बच्चों, कैसे हो? सीख रहे हो? तैयारी बोर्ड्स आ रहे हैं नियर, जेई का पेपर भी नियर आ रहा है, तो चीज़ें ध्यान से करने का क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अब आपको समय आ चुका है। यू नीड टू सेग्रीगेट द चैप्टर्स एज वेल। आपको चैप्टर्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, वीकेस्ट एरिया, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया उतना वो इतना स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए और सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमें लगता है बहुत सारे चैप्टर्स कि हमें आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा एक्चुअलिटी में नहीं होता। तो प्लीज़ ये चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान में रखते हुए कि हाँ भाई, मैं एक एक जो चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ उनके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड जस्ट थ्योरी नहीं पढ़ने का। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो थ्योरी में, तो बाकी के 7 से 8 घंटे आप स्टडी उसके न्यूमेरिकल्स, उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो क्लास। दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी पार्ट। बिना उसके मत समझो कि आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है। इसी वजह से मैं भी आपको लेक्चर्स के अंदर मैक्सिमम कोशिश रखता हूँ कि आपके साथ में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, चाहे वो फिजिक्स की हो चाहे वो केमिस्ट्री की हो, ठीक है। तो अभी आज हम जो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो दूसरा हिस्सा था, उसका अगला भाग इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ही फैराडे लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थे, 2 लॉज थे हमारे फैराडे जी ने जो हमें दिए थे। इसको आप बोल सकते हो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोल सकते हो? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर फैराडे के आपके लॉज हैं। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है। कहते हैं ना, जितना इनपुट डालोगे भाई साहब उतना आउटपुट मिलेगा, जितना पैसा खर्च करोगे सर उतना ही आपको सामान अच्छा मिलेगा, राइट? यही कहावत है ना। तो यहाँ पे भी वही है। फैराडे ने जो पहला लॉ कहा था कि सर जितनी बिजली पास करोगे, जितना चार्ज पास करोगे, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा ऑन अ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस का जो फर्स्ट पार्ट था वो याद होगा, तो जिसमें हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस की चीज़ें की थी, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन NaCl, फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl भी देखा था, जिसमें व्हाट वी हैव सीन दैट, क्या कहाँ देखा था हमने? ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कॉपर सल्फेट का। एंड एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी लास्ट में आके, जब कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए गए थे, और उसमें आप देख सकते थे वो फिनोमिना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक फिनोमिना है, उसके अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज फैराडे का जैसे फर्स्ट लॉ मैंने आपको बोला कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जितना आप चार्ज पास करोगे, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। यानी कि फर्स्ट आपका जो हम बात कर रहे हैं, तो फैराडे लॉज, और आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सही है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसने क्या कहा कि सर जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करोगे, उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा ऑन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट? यही बात बोली। तो प्रॉपर एक बार स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले लेते हैं हम। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैराडे का फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास। मैं लिख देता हूँ क्लास, अगर किसी को एग्जाम में, बोर्ड्स में सच लिखना है, नहीं आता आता तो डायरेक्टली वो भी लिख सकते हो, ये बस थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन and hence the mass, and hence the mass, and hence the mass of any substance, of any substance deposited, ये अच्छे भाषा में हो गया बस, deposited or liberated, ठीक है, at any electrode is directly proportional to
is directly proportional to the quantity of electricity बिजली quantity of electricity passed through the electrolyte सही है भाई, ये वही चीज जो मैंने आपको बोली। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है, जितनी आप बिजली पास करोगे, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया W इज प्रोपोर्शनल, यानी कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितना आप चार्ज पास कर रहे हो Q, यानी कि W इज प्रोपोर्शनल टू Q। समझे? अब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है सर, तो W इज इक्वल टू ZQ। आप कहोगे सर ये Z क्या है? Z एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई होप इक्विवेलेंट देखते ही आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया होगा। इक्विवेलेंट, वेट, नॉर्मैलिटी, ध्यान रखना ये शब्दों का, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी कि Z क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो उतना, जितना आप चार्ज पास कर रहे हो उतना ही अमाउंट डिपॉजिट होगा। W इज इक्वल टू ZQ। तो अब अगर मैं बात करता हूँ Z क्या है इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अगर मुझे डिफाइन करना है Z को, तो एक और चीज़ कर सकता हूँ सर, अगर मैं चार्ज पास करता हूँ, कभी भी डिफाइन करना हो ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट जैसे कहते हैं ना, याद है पावर डिफाइन 1 वॉट, तो पावर याद होता था तुम्हें, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम क्या बोलते थे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ऐसे कभी भी डिफाइन कर सकते हो। मैं अगर स्कूल एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर भी Z को एक बहुत सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? अगर आप Q को 1 रख दो तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, मतलब Q1 मतलब 1 कूलम, राइट। और एक और कर सकते हो, वन मोर थिंग, करंट होता है I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q हो गया I इंटू T, है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो W इज इक्वल टू ZIT। तो एक काम और कर सकते हो, अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करना है कि सर अगर करंट 1 एम्पेयर का पास किया जा रहा हो फॉर 1 सेकेंड और जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा हो वो भी 1 ग्राम हो रहा हो, तो डेफिनेटली आप ये भी बोल सकते हो कि अगर करंट 1 एम्पेयर का जब पास हो रहा हो और टाइम यानी कि 1 सेकेंड के लिए पास हो रहा है, तो W विल बी इक्वल टू Z हो जाएगा। यानी कि Z विल बी इक्वल टू द W, जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वही आपका Z हो जाएगा। यानी कि करंट अगर आप 1 एम्पेयर पास कर रहे हो फॉर 1 सेकेंड, तो द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है। तो बहुत सिंपल वे में, कभी भी ऐसा घबराना नहीं होता कि सर क्या डेफिनेशन है, अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के भी डिफाइन आप कर सकते हो। मैं अगेन इसका प्रॉपर डेफिनेशन तुम्हें लिखवा देता हूँ ताकि तुम एग्जाम में आता है तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, आइए। तो दूसरी हमारी जो डेफिनेशन आती है वो कौन सी आती है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। सेम इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो जैसे यही है, W इक्वल टू Z लिख लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as electrochemical equivalent of a substance may be defined as mass of the substance deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second,
1 second. That is a quantity of electricity of 1 coulomb. वही है ना, that is quantity of electricity of 1 coulomb. Electricity of 1 coulomb. सही है क्लास 9. अब हम बात करते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की Z की, जैसे कि मैंने आपको बोला सिंपल वे. अब हम बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ की. किसकी बात कर रहे हैं? फैराडे सेकंड लॉ की, है ना. तो फैराडे अगर सेकंड लॉ की हम बात करते हैं क्लास, उसके अंदर भी उन्होंने वही चीज बोली. अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, अगर कहते हैं ना सेम चार्ज पास करते हो थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट एक सीरीज में कनेक्टेड हैं, राइट, अगर दो इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग सीरीज में अगर वो कनेक्टेड हैं और सेम चार्ज सर पास कर रहे हो, सेम चार्ज, इफ यू आर पासिंग द सेम चार्ज, तो क्या होगा? अगर आप सेम चार्ज पास कर रहे हो टू द सेम इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो the amount deposited will be equal, will be proportional to their chemical equivalent masses. I hope so. chemical equivalent mass सुनते ही दिमाग में आ गया होगा equivalent weight या फिर आपका नॉर्मेलिटी. क्लास में हमेशा उस समय भी बोला था कि अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, इफ यू रिमेंबर. इसलिए मैं बोल रहा था एन फैक्टर, उस समय भी कहा था. बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसकी वजह से मैंने आपकी इसकी वीडियो भी बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर मोड पे काम आएगी. जबकि आप सोचोगे सीबीएसई ने हमें वो नहीं दिया है अपने एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से वो सबसे मेन एरिया है. दे शुड मेंशन इट इन अ मोल कॉन्सेप्ट वाला एरिया, या फिर रिडॉक्स में वो दे शुड मेंशन. ठीक है, हम पढ़ाएंगे, डेफिनेटली हम करेंगे, बट ध्यान रखना ये एन फैक्टर की वीडियो देखना मत भूलना. ठीक है, चलो. तो फैराडे सेकंड लॉ को एक बार समझा भी देता हूँ. फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, सही है. क्या कह रहा है सर? दो बीकर्स हैं, मान लो ये AgNO3 का बीकर है, ठीक है, मान लो ये कॉपर सल्फेट का है, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये AgNO3 है, और मान लो ये मेरा क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और सेम चार्ज आप पास कर रहे हो थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स. देखो सेम चार्ज आप पास कर रहे हो, सेम करंट आप पास कर रहे हो थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में होगा तभी करंट सेम रहेगा, है ना. अब उनका कहना ये है, अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ, जो अमाउंट डिपॉजिट होगा ऑन दीज इलेक्ट्रोड्स will be proportional to their chemical equivalent masses. I hope so. Equivalent mass सबको याद होगा, molecular mass या molecular weight upon n factor. Most important word, n factor. सही है. तो जितना आप चार्ज पास कर रहे हो, it will be, जो भी आपका अमाउंट, जितना भी आप चार्ज पास कर रहे हो through the same charge, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा ऑन दीज इलेक्ट्रोड विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस. तो इसको अगर मैं स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दूं, अगेन जैसे मैं लिख रहा हूं, ताकि एक बोर्ड्स के लिए भी तुम्हारे लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाए. अगर आपको याद नहीं आती क्लास तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती. मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपके नॉलेज है तो अपनी वही सेम चीज़ आप कॉपी में डिपिक्ट कर सकते हो, कोई भी नंबर नहीं काटेगा. बट स्टिल इफ यू वांट टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन, तो या आई विल मेक यू राइट. तो व्हेन अ सेम क्वांटिटी, व्हेन द सेम quantity of electricity, same quantity of electricity, when a same quantity of electricity is passed through solution of different electrolyte connected in series, the masses of the substance, the masses of the substance
the masses of the substance produced at the electrode are directly proportional to their equivalent weights. सही है, ये इक्विवेलेंट मास। क्लियर है क्लास? इट मीन्स, इसका व्हाट डज इट मीन कि सर अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड, यानी कि व्हाट डज इट मीन, अमाउंट, अगर मैं इन दो सॉल्यूशंस की बात करता हूं, अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन अमाउंट ऑफ copper deposited is equal to equivalent weight of Ag upon equivalent weight of copper। सही है, equivalent weight of Ag और equivalent weight of copper। तो अगर जैसे कि कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का सॉल्यूशन है, तो दो अगर कॉपर आयंस हैं तो डेफिनेटली ये किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाते हैं। और कैथोड पे क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कॉपर बना देंगे। तो जैसे कि ये, अब इसमें अगर हम बात करें कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा सर, उसका जो एटॉमिक वेट है वो जो कि 63.5 होता है, सबको पता है, अपॉन उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, 2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, वो यहाँ पे आपका एन फैक्टर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज और कितने इलेक्ट्रॉन गेन। जैसे कि कॉपर के ऊपर चार्ज भी होता है, चार्ज ऑन द कैटायन ऑन द चार्ज ऑन द एनायन, वही मैंने डेफिनेशन में बोला भी था। तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया कॉपर का। और सिल्वर का अगर हम बात करें तो सिल्वर में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो टू फॉर्म अ Ag आयन। तो अगेन 1 मोल के लिए 1 फेरेड, मतलब अभी मैं आ रहा हूँ फेरेडे पे भी, तो 1 यानी कि एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तुम्हारा कितना, जो उसका एटॉमिक वेट है, जो कि मेरे ख्याल से 108 होता है, अपॉन 1। मेरे आया समझ में? तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसमें एक वर्ड आता है क्लास, फेराडे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्ड फेराडे। फेराडे है क्या, व्हाट इज फेराडे? फेराडे का मतलब क्या है? फेराडे का मतलब होता है, बड़ा सिंपल सा मतलब है क्लास, ध्यान रखना है ये बात, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फेराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, ये रब कर दूं भाई, लिख लिया होगा। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए सर जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। गली के बच्चे को भी पता है ना? अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा सर? ये भी गली के बच्चों को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 फेराडे का मतलब क्या हो गया? 1 फेराडे का मतलब है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए, तो इट विल बी इक्वल टू 96500 कूलम, अप्रोक्सीमेटली आता है 96500 कूलम। इसका मतलब ये हो गया दैट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, किसकी, ये, अगर यहाँ पे आप देखोगे कॉपर कितना मोल फॉर्म हो रहा है? 1 मोल फॉर्म हो रहा है सर, कॉपर 1 मोल, और उसके लिए यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर आई एम रिक्वायरिंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स 2 फेराडे, क्योंकि 1 फेराडे का मतलब क्या होता है सर?
चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं, मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल है, राइट, क्लियर। तो आई एम रिक्वायरिंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है क्लास, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें जस्ट रिक्वायर्ड है 1 फैराडे। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फिर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर, आया समझ में। तो ये चीज़ अभी ज़रूरत तुम्हें बहुत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं जो तुम्हें अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्लास कि फैराडे डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, ये भी आप बोल सकते हो। 1 फैराडे डिपॉजिट, 1 फैराडे डिपॉजिट, अगर ये स्टेटमेंट आता है 1 फैराडे डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, EQUIVALT, ठीक है। 1 फैराडे डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, सही है क्लास। तो इससे आपकी जो डेफिनेशन बन जाती है वो क्या बन जाएगी, Z विल बी, मतलब जो Z का फॉर्मूला बन जाएगा, Z विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट of substance upon 96500 कूलम। यानी कि क्योंकि 1 फैराडे में क्लास Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और आपको तो याद होगा W इज इक्वल टू, अभी हमने फर्स्ट लॉ देखा है, ZQ देखा है, राइट, देखा ना, देखा है। तो Z की वैल्यू कितनी होगी, W अपॉन, Z की वैल्यू कितनी होगी, W अपॉन Q। तो W अपॉन Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 96500। ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो अलग अलग अब रिलेशन है, लेकिन ये आपको बहुत काम का रिलेशन आने वाला है, और एक ये आपको बहुत ज़्यादा काम का रिलेशन आने वाला है। तो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन 96500 कूलम, और 1 फैराडे ऑफ डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट। इसका मतलब वही है, केमिकल इक्विवेलेंट था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब वही हो गया कि सर 1 फैराडे जो है, जो कि 1 फैराडे है आपका, ये डिपॉजिट करेगा। अब हम जो अगले लेक्चर में देखेंगे इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, आपने दोनों लॉज देखे आज, फैराडे का फर्स्ट लॉ भी देखा, फैराडे का सेकंड लॉ भी आपने देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में भी जाना। चीज़ छोटी हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखना कल हम इसकी क्वेश्चंस भी कैसे कैसे करेंगे, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक बहुत छोटा, एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जो तुम्हें यूज़ करना होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, तुम्हें काफ़ी हेल्प होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम वो चीज़ देखेंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस एस्पेक्ट्स ऑफ द फैराडे फर्स्ट लॉ एज वेल। फैराडे सेकंड लॉ तो आपने देख लिया, यानी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बिल्कुल एक स्टेप्स बताऊंगा जो शायद बहुत इजी लगेंगे आपको, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने तकलीफ नहीं देंगे। इवन फॉर द जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। तो क्लास ये टॉपिक ध्यान से समझ लेने का, और उसके बाद जो अगला मैं न्यूमेरिकल्स इसके करवाऊँगा उनको भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सीखते रहिए, करते रहिए TCC के साथ।